तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। मैंने बहुत सारी आपको कहानियां सुनाई, बहुत सारे कत्ल की कहानी सुनाई, कातिल की कहानी सुनाई। अक्सर ये जहन में आता है कि ये कातिल कत्ल करने के बाद उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, वो कैसे चलता है, कैसे बातें करता है, कैसे देखता है, कैसे रिएक्ट करता है। तो कत्ल और कातिल की कहानियां तो आपने बहुत सुनी। आज की कहानी की शुरुआत मैं एक कातिल को उसी की जुबानी एक कहानी सुनाने से करता हूं। पहले इस लड़के को आप देखिए, एक पढ़ा लिखा एमबीए का स्टूडेंट है ये, और ये कत्ल कर चुका है अपनी ही गर्लफ्रेंड का। अब कत्ल करने के बाद पुलिस वाले इसे क्राइम सीन पर ले जा रहे हैं, यानी जहां जिस कमरे में इसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था। उस क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद मीडिया के लोग इसके इर्द गिर्द, उनमें एक हमारे रिपोर्टर भी धर्मेंद्र, इंदौर से, बहुत ही होनहार, तो उससे बातचीत करने की कोशिश की। मतलब आप उसका बॉडी लैंग्वेज सिर्फ देखिए, उसके चेहरे का हाव भाव देखिए और क्या बोल रहा है वो सुनिए। तो शुरुआत खुद कातिल की जुबानी इस कत्ल की कहानी से। क्या हुआ था? क्यों मारा? तो लवर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको। छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा, वहाँ आपने तंत्र मंत्र किया था मुंबई में, पूछ बुलाया? कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा, दर्दनाक तरीके से मारा है तुमने उसको। हुआ अच्छी है, वो चली गई, कैसी बातें कर रहे हो कि कुछ नहीं हुआ? उसके माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, आपने उसको जान से मार दिया और बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। तो पछतावा नहीं है? इस चीज का पछतावा नहीं है? किसी की बच्ची को मारना पछतावा नहीं है इस चीज का? इसकी बच्ची को मारा है इतनी हैवानियत के साथ। बेटा 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 बेटा, क्यों मारा? कारण तो बता दो, मारा क्यों है? कारण तो बता दे। कारण तो बता दे। अच्छे को सबको कारण बताऊंगा अच्छे से। क्या बताएगा? बताऊंगा, टाइम आएगा। अरे तो आपने देखा, अगर ये हटा दूं लाइनें कि ये कातिल है, बस कुछ दिन पहले इसने कत्ल किया है, और इस तरीके से बोल रहा तो कोई यकीन भी नहीं करेगा। अच्छा खासा पढ़ा लिखा, पुलिस की कस्टडी में है, चारों तरफ कैमरा, माइक, रिपोर्टर, हथकड़ियाँ भी हैं, लेकिन क्या मजाल जो चेहरे पे कोई शिकन हो, बल्कि अभी भी अकड़ कर बात कर रहा है। तो ये तो आपने उसकी जुबानी सुन ली। अब बहुत सारी ऐसी कहानियां भी मैंने आपको सुनाई जिसमें क्राइम सीन भी आपको दिखाया कि इस जगह पर ऐसी कोई वारदात हुई, कोई कत्ल हुआ या कुछ भी। लेकिन क्राइम सीन पर जब पुलिस पहुंचती है तो अमूमन रेकी के लिए, रेकी बोल रहा हूं, उसके रिक्रिएशन के लिए अपने साथ कई बार अक्यूज को ले जाती है, आरोपी को, कातिल को, रेपिस्ट को। तो क्राइम सीन तो आपने बहुत देखा, हमने दिखाया, लेकिन क्राइम सीन पर खुद कातिल की मौजूदगी, ये तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती है। तो अब दूसरी तस्वीर उसी कातिल की जिसे आपने थोड़ी देर पहले बोलते हुए देखा, उसी कमरे में है और साथ में पुलिस वाले भी हैं, और वो बता रहा है कि इस कमरे में कब कब कैसे कैसे उसने क्या कुछ किया। ये दूसरी तस्वीर है, और इसमें बीच बीच में उसकी आवाज भी आएगी। ये वही घर है इंदौर के द्वारकापुर क्षेत्र का, जहाँ पर जो एमबीए की छात्रा है जिसकी हत्या की गई थी, ये वही रूम है। और आज पुलिस की टीम जो है द्वारकापुर थाने की, वो आरोपी को लेके यहाँ पर आई है इस जगह पर। जो है इस रूम में जो रिव्यू किया जा रहा है घटनाक्रम जो हुआ था उसको लेके, और उसी के लिए जो है पुलिस आरोपी को लेकर यहाँ के आई है। रूम के अंदर उसको ले जाकर पूरे घटनाक्रम के बारे में जो जानकारी मिलती है वो ली जा रही है। और रूम में से ये जो कमरा नंबर 6 है इस खोली का, इसमें जो है बदबू अभी भी आ रही है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आरोपी से सब चीजों की शिनाख्त की जा रही है, और आरोपी जो है वो इन सब चीजों को बता रहा है, पुलिस को बता रहा है कहाँ पूरा घटनाक्रम, कहाँ कैसे कब क्या हुआ था। पुलिस पूछताछ कर रही है, यहाँ लेके आई है कि वो चाकू आखिर में कहाँ पटका, कहाँ फेंका था। और आरोपी से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में जो है पुलिस
जानने की कोशिश कर रही है कि कहाँ पे कौन सी चीज आपने छोड़ी है। तो ये तस्वीर भी आपने देख ली। अब इस लड़के की कहानी आपको सुनाता हूं। इसका नाम है पीयूष, पूरा नाम है पीयूष धमनोदिया। पीयूष धमनोदिया इंदौर में रहकर एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। इसने किराए पर एक घर ले रखा था और जहां ये पढ़ाई कर रहा था वहीं एक और लड़की पढ़ा करती थी। दोनों क्लासमेट और दोनों में प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों के इस प्यार की बात दोनों के घर वालों को मालूम। लड़की के घर वाले इस रिश्ते के लिए भी तैयार, क्योंकि पीयूष ठीक ठाक घराने का लड़का, कोई ऐब नहीं, और घर वालों ने रिश्ता मंजूर कर लिया। लेकिन दिक्कत यह थी कि लड़के यानी पीयूष के फादर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। बट यह था आगे कभी हो सकता है कि वो राजी हो जाए, शादी हो जाए, ये बात की बात थी। पर कहानी शुरू होती है 10 फरवरी को। 10 फरवरी को ये लड़की जो एमबीए की स्टूडेंट है और पीयूष की गर्लफ्रेंड है, वो अपने फादर के साथ अपने आधार कार्ड में कुछ करेक्शन कराने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस जाती है। पिता उसको ऑफिस के बाहर छोड़ते हैं और अपने शॉप पर लौट जाते हैं। शाम हो जाती है, वो लड़की घर नहीं लौटती। पिता पूछते हैं अपनी छोटी बेटी से। अब इन सभी को, घर वालों को पता है कि वो पीयूष के साथ दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बहन का फोन नहीं उठता तो छोटी बहन पीयूष को फोन करती है, कुछ बात होती है। इसके बाद तक भी ठीक है, लेकिन रात 10 साढ़े 10 के आसपास एक मैसेज उसी के सिस्टर के मोबाइल से छोटी बहन के पास जाता है कि मैं आज घर नहीं लौटूंगी। घर वाले परेशान, अब ढूंढते हैं, लड़की मिलती नहीं। फिर उन्हें लगता है दोनों साथ होंगे। सुबह हो जाती है, 11 फरवरी की तारीख, लड़की घर नहीं लौटी। तब पिता पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट कर देते हैं। अब पुलिस शिकायत दर्ज करती है। उसके बाद लड़की को ढूंढ रही है, लड़की मिलती नहीं है। 10 फरवरी से गुम ये लड़की 11 फरवरी को नहीं मिली, 12 को भी नहीं मिली। अब 13 फरवरी की तारीख आ गई। 13 फरवरी को इसी इंदौर के एक मोहल्ले के घर से अचानक पड़ोसियों ने बदबू महसूस की। उन्हें लगा बदबू आ रही है, और आजकल बदबू किसी बंद जिस घर में ताला लगा हो, लोग चौकन्ने हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी खबरें मीडिया के जरिए उन तक भी पहुंचती हैं। तो उन्हें लगा कि इस घर से बदबू आ रही है, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जिसका उन्हें डर हो। उन्होंने फौरन पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस को भी बदबू महसूस। इसके बाद ताला तोड़ा जाता है। चश्मदीदों की मौजूदगी में घर के अंदर जैसे ही पुलिस दाखिल होती है, पुलिस वाले खुद दंग रह जाते हैं। अंदर एक पलंग पर एक लड़की की लाश थी, जिसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं। सीने पर चोट के निशान थे। पास में एक मुड़ा हुआ चाकू या खंजर कहें, वो पड़ा हुआ था। बियर की कुछ बोतलें पड़ी थीं और लड़की की हालत देखकर साफ लग रहा था कि लड़की के साथ जबरदस्ती की गई है। पुलिस लाश को कब्जे में लेती है। इसके बाद तफ्तीश शुरू होती है। लड़की के माँ बाप से पूछताछ होती है और अब आता है सब कुछ पीयूष के ऊपर शक, क्योंकि जिस घर से इस लड़की की लाश मिली है वो घर था जो पीयूष ने किराए पर ले रखा था। अब पुलिस पीयूष को ढूंढना शुरू करती है। पीयूष कहीं मिलता नहीं है। लड़की का मोबाइल बंद, लेकिन लड़की का लोकेशन चालू था। अब पुलिस जब लोकेशन देखती है तो लोकेशन निकलता है महाराष्ट्र का। अब पुलिस उसी मोबाइल के लोकेशन को ट्रेस करते हुए महाराष्ट्र पहुंचती है। वहां ठाणे के आसपास उस लोकेशन की मदद से और मुंबई पुलिस की मदद से पीयूष पुलिस के शिकंजे में आ जाता है। पुलिस पीयूष को गिरफ्तार कर सबसे पहले वहीं महाराष्ट्र पुलिस के पास ले जाती, क्योंकि वहां से ट्रांजिट रिमांड लेना था, क्योंकि महाराष्ट्र में उसने कोई क्राइम तो किया नहीं था। तो जब ट्रांजिट रिमांड की फॉर्मेलिटी के लिए उसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया महाराष्ट्र में, पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने पुलिस से कहा, मुझे एक प्लेन पेपर चाहिए, सादा कागज, मैं उस पर लिखूंगा। और उसने सादे कागज पर कहानी लिखी। कहानी और फॉर्मेलिटी के बाद अब उसे लाया गया इंदौर। इंदौर आने के बाद अब उसने फिर पुलिस के सामने, और पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की इस कत्ल के मामले में। उसने कहा, मुझे प्लेन पेपर और पेन चाहिए। पुलिस ने फिर दिया और फिर उसने उस पर कहानी लिखी। सेम वही कहानी जो उसने मुंबई पुलिस के उस थाने में बैठकर सादे कागज पर लिखी, वही इंदौर पुलिस के सामने उसी सादे कागज पर लिखी। अब वो कहानी क्या थी? इंदौर के शायद हाल की ये सबसे दहला देने वाली कहानी थी। जो पूरी कहानी पहले उसने कागज पर लिखी और फिर पुलिस से
पूछताछ में बताया, वो अब कहानी जस का तस आपको सुनाता हूं। उसका कहना था कि वो उस अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था, शादी करना चाहता था। लड़की के घर वाले तैयार थे, लेकिन उसके अपने पापा तैयार नहीं थे। फिर भी उसे लगा कि कल परसों कभी भी ऐसा होगा जब शायद तैयार हो जाए। लेकिन अचानक फिर उसके मन में एक शक और वहम आया। 15 दिनों से उस लड़की ने उससे बात नहीं की। ये बात है जनवरी एंड के लास्ट वीक की। उसे लगा कि इसने अचानक बात करना बंद कर दिया। ये उसे फ़ोन भी करता, लड़की फ़ोन नहीं उठाती। इसे गुस्सा आने लगा और फिर गुस्से के साथ साथ इसके दिमाग में शक का बीज पड़ गया। इसे लगा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड अलग अलग ऐप पर लड़कों से बात करती है। उसने मोबाइल भी हैक किया और अब लड़की के मैसेजेस और वो सारी चीज़ें देख रहा है, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिला। पर शक नहीं गया। 10 फरवरी को किसी तरीके से उसने लड़की की छोटी बहन के जरिए उस तक मैसेज पहुंचाया और उसने कहा मुझे मिलना है। लड़की को जाना था आधार कार्ड पे करेक्शन के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस। उसने कहा ठीक है, पापा ने उसके छोड़ दिया। इसके बाद कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाद से वो उस लड़के यानी पीयूष के साथ वहाँ से निकल पड़ी। पीयूष उसे अपने साथ उसी किराए के कमरे में ले गया। वहाँ जाने के बाद दोनों मिलते हैं, बातचीत होती है। फिर अचानक शादी की बात छिड़ती है। पीयूष को गुस्सा आता है। पीयूष उसके साथ उसके जीते जी ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। लड़की की तबीयत ठीक नहीं थी, वो इनकार करती है। उसे और गुस्सा आता है और गुस्से के साथ ये शक कि शायद इसकी ज़िंदगी में अब कोई और लड़का आ गया, इसलिए मुझसे दूर जा रही है। इसी गुस्से के आलम में वो अचानक उस पर हमला कर देता है, उसका गला दबाता है और फिर चाकू उठाता है, सीने पर चाकू का वार करता है। चाकू कमज़ोर, नोक मुड़ गया। वो उसे फेंकता है। फिर अचानक देखता है तो अब उसे एहसास होता है कि लड़की जिंदा नहीं है। इसके बाद वहीं उस लाश के पास बैठ जाता है। करीब 2.5 घंटे तक ऐसे ही बैठा रहता है और लड़की से बातें कर रहा है, यानी अपनी गर्लफ्रेंड की लाश से। इसके बाद वो वहाँ से उठता है, घर में ताला लगाता है और नज़दीकी वाइन शॉप पर जाता है। वहाँ से बियर खरीदता है। बियर खरीदने के बाद वापस घर लौटता है। उसके घर से जाने और फिर बियर लेकर आने, इन सारी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती हैं। वापस आता है, बियर पीता है। बियर पीने के बाद गुस्सा तो था ही, शक भी। अपनी गर्लफ्रेंड की लाश के साथ अब वो जबरदस्ती करता है। इसके बाद फिर वहीं बैठा रहता है, गर्लफ्रेंड से बातें करता है, बुदबुदाता है और वो लाश सामने बेड पर पड़ी है। फिर धीरे धीरे शाम हो जाती है, अंधेरा जैसी होता है। वो कुछ सामान अपने एक छोटे से बैग में लेता है, घर में ताला लगाता है और निकल जाता है। निकलने के बाद वो सीधे रेलवे ट्रैक पर पहुंचता है। ट्रैक के बीचों बीच खड़ा हो जाता है कि ट्रेन आएगी और उसे मारकर चली जाएगी, लेकिन वो अचानक डर जाता है। उसे मौत से डर लगने लगता है। वो पटरी छोड़कर प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। वहाँ जो पहली ट्रेन आई वो गोवा जा रही थी। वो उस ट्रेन में बैठ जाता है। गोवा जाने वाली उस ट्रेन से गोवा की बजाय वो सीधे महाराष्ट्र में ठाणे उतर जाता है। वहाँ एक होटल किराए पर लेता है कमरा। कमरे में जाने के बाद अब वो गूगल पर सर्च करता है कि आत्माओं से कैसे बात की जाती है, आत्माओं को कैसे बुलाया जाता है। इसके बाद उसी होटल के कमरे में कुछ बाहर से सामान लाता है और तंत्र मंत्र की एक कोशिश करता है। कोशिश इस बात की कि उसकी गर्लफ्रेंड की आत्मा उस कमरे में आ जाए और वो उससे बात करे। काफ़ी देर तक कोशिश की, कोई आत्मा नहीं आई, गर्लफ्रेंड से कोई बात नहीं हुई। जिस गर्लफ्रेंड को उसने अपने हाथों से मारा वो उसी की आत्मा से बात करने की कोशिश कर रहा था। बातचीत हुई नहीं। अब वो सोच रहा है क्या करें। इस दौरान में 3 दिन बीत गए थे। 13 फरवरी की तारीख आ गई थी और 13 फरवरी को कमरे से बदबू आने लगी और लाश का सच उस कमरे से बाहर निकल आया। और फिर उसी के जो लड़की मरी उसके मोबाइल के ही लोकेशन के जरिए इंदौर पुलिस मुंबई तक पहुंची थी।
अब सवाल ये था कि वहां जाने के बाद भी 3 दिन तक अपना मोबाइल तो उसने बंद रखा, अपनी गर्लफ्रेंड का मोबाइल लेकर क्यों पहुंच रहा था? और वो पढ़ा लिखा एमबीओ से पता है कि उस मोबाइल से उसका लोकेशन ट्रेस हो सकता है। उसकी वजह थी वही शक और वहम। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल को हैक कर रखा था ताकि मैसेजेस और कॉल डिटेल सब पता चल सके। मारने के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड का मोबाइल लिया और अगले 3 दिनों तक ये इंतजार करता रहा कि उसकी गर्लफ्रेंड के मोबाइल पे कोई एक ऐसा व्हाट्सअप या ऐसा कॉल आ जाए जिसे वो जानता ना हो, और फिर वो उससे पूछे कि तुम कौन हो, और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में जो उसके दिमाग में शक था कि किसी और लड़के के साथ उसका अफेयर है, वो पकड़ा जाए। बस इसीलिए वो मोबाइल लेकर घूम रहा था कि कोई मैसेज तो एक आएगा जिससे उसका शक यकीन में बदल जाएगा, कोई तो एक कॉल होगा ऐसा। लेकिन अफसोस की बात यह कि उन 3 दिनों में उस मोबाइल पर सिवाय उस लड़की के फादर और उसकी सिस्टर के किसी और का कॉल नहीं आया, न कोई व्हाट्सएप आया। और उसे इस बात पे भी गुस्सा था कि आखिर 3 दिन तक हो गए और उसे यकीन था कि उसकी गर्लफ्रेंड का अफेयर है, अलग अलग ऐप से लड़कों से बात करती है, लेकिन ऐसी कोई सच्चाई तो सामने आई। फिर उसने उस मोबाइल को फेंक दिया, लेकिन फेंकने में उसने देरी कर दी क्योंकि तब तक उस लोकेशन के जरिए उसका सब कुछ कहाँ पे था, कहाँ मौजूद था, वो मिल गया था। बात यहीं पे खत्म नहीं की। उसे इतनी नफरत थी कि गर्लफ्रेंड का कत्ल करने के बाद और इस शक में कि वो उसकी ज़िंदगी से दूर जा रही है और किसी और लड़के के करीब, ये दोनों जब मिला करते थे तन्हाई में, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिन्हें शादी भी करना है, लड़की के घर वाले राज़ी हैं, लड़की के घर वालों को इनका रिश्ता भी पता है, तन्हाई के आलम में कुछ वीडियो बनाए थे पीयूष ने। मौत के बाद नफरत और गुस्से में उस तन्हाई के और बहुत ही प्राइवेट वीडियो को, कुल 11 ऐसे वीडियो थे जो उसने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए, सिर्फ इसलिए ताकि उस लड़की को और उसके घर वालों को बदनाम कर सके। और वो सारे वीडियो अपलोड किए, 11 ऐसे वीडियो थे। अब वो जब पकड़ा गया और पुलिस उसे पकड़कर वापस लाई, जो शुरुआत में मैंने आपको उसकी खुद जुबानी सुनाई, तब उसने बताया कि हाँ, मैंने मारने के बाद प्यार तो करता था, मैं उसकी आत्मा से पूछना चाहता था कि क्या तुम मुझे प्यार करती हो, क्या मुझसे शादी करोगी, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे अलावा कुछ और है। और उसे इस बात का भी कहीं ना कहीं एक यकीन था शायद कि इंसान झूठ बोल सकता है, आत्मा झूठ नहीं बोलेगी। तो बस इसी वजह से वो उसकी यानी अपनी गर्लफ्रेंड की आत्मा को तंत्र मंत्र के जरिए वापस लाकर उससे ये सच उगलवाना चाहता था कि वो सिर्फ उससे प्यार करती है और उसी से शादी करेगी और उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है। तो जो मकसद था कत्ल करने के बाद आत्मा से बात करने की अपनी गर्लफ्रेंड की, उसका रीज़न यही था कि वो ये नहीं सुन सकता था कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और की ज़िंदगी में चली जाए। पुलिस ने जब उसके पास से उसके बाकी लैपटॉप और सारी चीज़ें बरामद की, उसके जब सर्च ऑप्शन में गए तो उसमें दिखाई दिया, यूट्यूब पर जाकर वो तंत्र मंत्र और आत्मा से कैसे बात की जाती है, आत्मा को कैसे बुलाया जाता है, ये उसने सर्च किया। उसने जान देने के तरीके के बारे में भी सर्च किया। वो उसने बताया कि उसकी हिम्मत नहीं हुई, वरना उसने पहली कोशिश तो उसी दिन कर ली थी 10 फरवरी को गर्लफ्रेंड को मारने के बाद, लेकिन पटरी पर डर लगा तो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पकड़ ली। हालांकि जिस तरीके से उसने कहा है, उसका ये कहना है कि जल्द ही मैं वापस आऊंगा। अब इस लड़के का दिमागी संतुलन ठीक है नहीं है, इंदौर पुलिस देखेगी, लेकिन अभी तक से कहीं ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि कभी ऐसा कुछ इसके बारे में लेकर कोई शिकायत थी। ये इश्क, जलन और गर्लफ्रेंड के बारे में एक शक, ये सारी चीज़ों ने उसे कत्ल करने के लिए मजबूर किया। और फिर आखिर में, मतलब आज तक ऐसी कहानी सुनी नहीं थी कि उसी गर्लफ्रेंड से सच्चाई उगलवाने के लिए उसकी आत्मा से बात करने के लिए ये तंत्र मंत्र का भी तरीका अपनाया। जिस होटल में ये रुका था, वहाँ उस कमरे में जब पुलिस गई तो वहाँ से भी